नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1 उसमें अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत माता। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पाठ वास्तव में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदुस्तान की कहानी। उसका जो 5वां अध्याय है वो यहाँ पर संकलित किया गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से वो भारत में आयोजित होने वाले विभिन्न जलसों में, समारोहों में जाया करते थे और वहाँ जा कर के लोगों से बातें किया करते थे, उनसे चर्चा किया करते थे और उनको बताते थे कि किस प्रकार से जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो विभिन्न हिस्सों में बटा होने के बाद भी जो देश है हमारा वो एक है, इसकी संस्कृति एक है, इसकी परंपरा एक है। और इस पाठ में लेखक ने जो है भारत माता शब्द पर भी प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार भारत माता शब्द का अर्थ केवल भारत की धरती से ही नहीं है। जो यहाँ की नदियाँ हैं, जो यहाँ के पहाड़ हैं, जो यहाँ के गांव हैं, जंगल हैं और जो यहाँ के करोड़ों देशवासी हैं, वो सभी भारत माता के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार भारत माता शब्द का अर्थ जो है वो संकीर्ण न होकर के लेखक ने उसका एक विस्तृत अर्थ लगाया है। तो आइए जो है पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। तो लेखक बताते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से, यानी कहने का मतलब है एक समारोह से दूसरे समारोह में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान की और भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम किया करता था, यानी शहरों में होने वाले जलसों में, समारोह में मैं कम जाया करता था और वहाँ पर जो है लोगों से चर्चा या बातें भी नहीं करता था, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे, कुछ ज़्यादा समझदार थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा यानी खुराक की ज़रूरत थी, ज्ञान की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, महदूद शब्द का अर्थ होता है सीमित, किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया था उनका, किसानों का या गांव में रहने वाले लोगों का, वो सीमित था। मैं इस बड़े देश की उनसे चर्चा किया करता था जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता था कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा होते हुए भी, अलग होते हुए भी हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक था। मैं उन मसलों का, उन चीज़ों का भी जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक सी थी, और स्वराज्य का भी जिक्र करता, उसकी भी चर्चा करता, उसके बारे में भी बताता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए फ़ायदा हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह बताता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इससे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज़ हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी कर ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे।
तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं। पाठ को हम जो है अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जितना आपको पढ़ाया है उसको पढ़िए, समझिए, और आपको यदि इसमें समस्या उत्पन्न होती है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।